हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज हम लोग उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शंस 2022 के बारे में हम सब बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ जितेंद्र कुमार जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अशोक दास जी, उनको भी आप जानते हैं, वो भी एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और दलित दस्तक जो है, उससे जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले जितेंद्र जी का और अशोक जी का मैं इस्तकबाल करता हूँ और आप जानते हैं कि ये लोग सामाजिक न्याय के जो सवाल हैं या जो उसका नुक्ते नज़र है, उससे ये लोग लिखते हैं, बोलते हैं और पढ़ते हैं। और मेरे में, जितेंद्र जी में और अशोक जी में एक और भी गहरा रिश्ता है। हम लोग तीनों लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से अलग-अलग वक़्त में हमने वहाँ पढ़ाई की। हम तीनों लोग मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ जुड़े थे, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ मेन स्ट्रीम मीडिया ने हम लोगों को कहा कि अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो पत्रकारिता तो हम ही कर रहे हैं, बाकी लोग तो जो है धारा के साथ बह रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर, हम लोग यहाँ पे मिले और इस गोष्ठी का और इस डिस्कशन का मकसद ये नहीं है कि कौन-सी पार्टी जीत रही है और कौन-सी पार्टी हार रही है। मकसद ये है कि चुनाव के साथ-साथ जो सामाजिक मुद्दे हैं, उसको जोड़ के हम कुछ यहाँ पे बहस करें और इस तरह के डिस्कशन का कुछ आर्काइवल वैल्यूज़ भी होता है कि वो समय क्या था, वो ज़माना क्या था, हम कैसे सोचते थे। तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अशोक भाई, आप ही जी, से मैं शुक्रिया पूछ अभय रहा हूँ। भाई। जी। जी, आप ही से मैं पूछ रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश में मतलब अब चुनावी जो पोलिंग है वो तकरीबन 70-80% कंप्लीट हो चुकी है जी। और 10 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। हर पार्टी कह रही है कि हम जीत रहे हैं। एज़ ए पत्रकार, एज़ ए समाजी इंसाफ का एक सिपाही के तौर पे आप इस पूरे चुनावी जो प्रक्रिया है, उसको कैसे देखते हैं और कहाँ तक वंचितों के सवाल जो हैं केंद्र में आ रहे हैं? जी, अशोक भाई। वंचितों के सवाल तो इलेक्शन के समय ही केंद्र में आते हैं, कभी-कभी कुछ पार्टियाँ कहती हैं, बाकी तो जो इलेक्शन के पहले का वक़्त होता है, जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तभी आते हैं वंचितों के सवाल केंद्र में। बाकी तो राजनीति होती है, अपने-अपने तरीके से जिसको सत्ता में आने के बाद जिसको जिस तरीके की राजनीति करनी होती है, वो करता है। और इस चुनाव में भी ऐसा ही है। मुद्दों की बात करें तो पार्टियाँ मुद्दे की बात कह रही है, बिजली की बात कह रही है, जो वर्तमान पार्टी अभी सत्ता में है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, वो बता रही है कि उसने क्या किया है कहीं न कहीं। समाजवादी पार्टी ये बता रही है कि वो क्या करने वाली है। जैसे पेंशन वाली घोषणा करके उसने एक बड़ा उससे एक माहौल बदला है उत्तर प्रदेश में, वो एक बड़ा मूवमेंट है। और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी कभी भी ये नहीं बताती है कि वो क्या करेगी। बहुजन समाज पार्टी का हमेशा से ये कहना होता है कि वो करके दिखाने में यकीन करती है। तो ये मोटा-मोटी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो। अब इसमें किस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है, यह देखना होगा। तो आप पूछे तो मैं बताऊँ आपके सवाल? जितेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? उसके बाद फिर हम और सवाल ले लेंगे। कुछ आपकी कुछ मतलब इमीडिएट कुछ आपके कमेंट कुछ? अ, अभय जी, मुझे ये लगता है कि मतलब इलेक्शन के समय में तो कुछ मुद्दे आते हैं, लेकिन शायद ये तीसरी बार हो रहा है 2014, 2017 और 2022, 19 चौथा चुनाव है वो, जब खास करके रूलिंग पार्टी मतलब मोदी नीत सरकार और मोदी नीत पार्टी अ, इसकी बात नहीं कर रही है, मुद्दों की बात नहीं कर रही है, हिंदुत्व की बात कर रही है। उनके लिए हिंदुत्व ही सबसे बड़ा मुद्दा है और दुर्भाग्य ये है कि हिंदुत्व जो 8, 9, 10, 12 मैक्सिमम 15% आबादी का इश्यू है, तो उसी के इर्द-गिर्द वो बात करना चाहते हैं। अब यूपी, बिहार या पूरे देश में देख लीजिए मोदी जी के आने के बाद नौकरी का क्या हाल हुआ, रोजगार का क्या हाल हुआ। सड़क पर जिस तरह की स्थितियां बनी, जिस तरह से हत्याएं होने लगी एक खास वर्ग की और एक खास जाति विशेष के लोगों की, वो किस रूप में होने लगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूपी में मतलब समाजवादी पार्टी, बहन जी तो बोल ही नहीं रही हैं, समाजवादी पार्टी कुछ मुद्दों को मुख्य इसमें बहस में लाना चाह रही है और शायद ला भी रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि हिंदुत्व
की बात करने वाले लोग हर जगह हैं, क्योंकि वो संख्या में जितना भी कम हो, उनका रिप्रेजेंटेशन के लेवल पर कब्जा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे प्रशासन हो, मतलब जहां भी आप देखें तो अपनी बात ही बोलते हैं, आम लोगों की तो बात आती नहीं है वहां पर। लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी ने कुछ हद तक इन लोगों को कंट्रोल किया है, वहां पर मुद्दों पर लाने के लिए, खास करके 300 यूनिट बिजली, ओल्ड पेंशन स्कीम और ऐसे ही कुछ चीजें, जैसे जाति जनगणना कि हम 3 महीने के भीतर करवा लेंगे अगर हम सत्ता में आते हैं तो लेकिन उस पर उनका कोई रिएक्शन नहीं है, रूलिंग पार्टी का, मतलब मोदी और योगी का, उस पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मुद्दों पर आधारित चुनाव तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी चाह रही है। हाँ, जो लोग चाह भी रहे हैं वो लोग मुद्दे पर कितना रहते हैं वो हमको देखना पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से वो बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं हो रहा है मुद्दों पर बात ना करना, क्योंकि हिंदुत्व के ऊपर बात करके वो 4 बार सत्ता में आ चुके हैं, 3 बार तो कम से कम बीजेपी आ चुकी है, 14 में, 17 में और 19 में। तो इनको ये लगता है कि हम रोजगार दिए बगैर, लोगों की बेसिक जरूरतें, मूलभूत जरूरतें पूरा किए बगैर हम फिर से चुनाव जीत लें, तो ये उनको परेशानी हो रही है इस बात, इस हिंदुत्व के इस पे ले जाने में। अच्छा, चुनाव से पहले एज ए पत्रकार हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी की जो सरकार है, वो हर रोज सारे अखबारों को इतना सारा एडवर्टीजमेंट दे रही थी। और दिल्ली में, उत्तर प्रदेश और लखनऊ को छोड़ ही दीजिए, दिल्ली में भी जो मेट्रो स्टेशन थे या जो बस स्टॉप है, वहां पर भी हर जगह होर्डिंग में योगी और मोदी का फोटो लगा रहता था। तो अचानक से इतना सारा पैसा बहाने के बाद भी अचानक से क्या हो गया कि अब उन लोगों की थोड़ी-सी हालत थोड़ी-सी कमज़ोर दिख रही है, या कहें कि पहले जैसी जो हालत बना के पेश की जा रही थी वैसे नहीं, और बीजेपी में भी थोड़ी-सी परेशानी का आलम है सर? क्या कैसे बदला 2, 4, 6 महीने में? अभय जी, मतलब एक चीज को हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये होर्डिंग जो है वोटों को प्रभावित कर सकता है, वोट नहीं दिलाता है। और इन्होंने तो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी 4 पेज का विज्ञापन दिया था योगी ने। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में कौन सा वोटर है इनका, योगी का? तो ये माहौल बनाने के लिए करते हैं कि पूरे सब कुछ सही चल रहा है, अंततः उनको जनता के बीच जाना है। और माहौल वहां से भी बनता है, जब हम देखते हैं कि विज्ञापन आ रहा है अखबारों में, 2-2 पेज, 4-4 पेज विज्ञापन छप रहे हैं, तो जो जमीन पर नहीं है, जो डे टू डे लाइफ में इन चीजों को नहीं फेस कर रहा, उनको लगता है शायद अच्छा ही है। अब लेकिन पिछले 8 वर्षों के इस विकास को आप देखें, मतलब मोदी जी के कार्यकाल को देखें, तो दुनिया में पहली बार हुआ है कि इस अपने देश में महंगाई का समर्थन करने वाला एक वर्ग तैयार हो गया है। मतलब ये छोटी घटना नहीं है, इसको आपको देखना पड़ेगा कि इतनी जड़ता हमारे समाज में कहां से आई, क्या वो सचमुच इतनी जड़ता थी या जड़ता पैदा की गई है? तो ये मीडिया जो है, मीडिया में इस तरह के विज्ञापन का मतलब ये था कि अभी तुमको हम पैसा दे के रखते हैं और खिला के रखते हैं, बाद में जरूरत हो तो तुम हमारी मदद करना। और जो आज देख भी रहे हैं कि लगातार ये मदद उनको मीडिया के सारे मीडिया घरानों से, मतलब मैं तो अपवाद के रूप में भी अब नाम नहीं ले सकता हूँ ठीक से, लेकिन आप किसी भी अखबार को देख लीजिए, हिंदी पट्टी तो अंततः हिंदी के अखबारों का हाल ये है कि 100% दलित विरोधी अखबार है, 100% पिछड़ा विरोधी अखबार है, मुसलमानों से घृणा करता है। हाँ, और उसके स्ट्रक्चर को देखिए, बार बार मैं कहता हूँ इसको कि 2006 में जब हमने एक सर्वे किया था अनिल चमड़िया और योगेंद्र यादव के साथ, और मैं भी था उसमें, तीनों जब थे, और वो जब हमने सर्वे किया था तो उस समय में 88% अपर कास्ट के लोग थे न्यूज रूम में, टॉप 10 में। और वो तो अब हुए 14 साल हो गए, 15 साल हो गए अगर। और अगर मेरे पास संसाधन हो तो मैं एक फिर से ये 15 साल के बाद स्टडी करना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि अब ये 88 नहीं, वो 95, 97, 98% होगा, जहां तो सवर्णों का। आप कह रहे हैं कि जहां राजनीति में या दूसरी जगहों पे थोड़ा-सा नीचे तबके के लोग ऊपर आ रहे हैं, मीडिया में ट्रेंड बिल्कुल उल्टा चल रहा है। हाँ, एकदम उल्टा। देखिए, उल्टा इसलिए भी चल रहा है ना कि मीडिया सब चीज को कंट्रोल करता है, और मतलब पता नहीं ये कैसे हुआ कि सबसे अनैतिक मुझे लगता है इस देश में सवर्ण हो गया।
सवर्णों में इतनी अनैतिकता आई है, अगर मायावती ये गलत कर ले तो आपको ढेर सारे ऐसे दलित मिलेंगे जो आपको कहेंगे यार मायावती ने ठीक नहीं किया, बहन जी ने ठीक नहीं किया। आज किसी भी सवर्णों के मुंह से या अखिलेश अगर हो जाए तो ढेर सारे पिछड़े यादव आपको कहेंगे नहीं नहीं वो गलत निर्णय है नहीं। आज मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ किसी भी सवर्ण को आप ये कहते हुए नहीं पाएंगे उसने गलत निर्णय किया। तो ये जो बेशर्मी और अनैतिकता आई है हमारे समाज में वो बहुत ही दुखद है, और यही अनैतिकता आपको इतना अनैतिक बना दिया है कि महंगाई का समर्थन आप कर रहे हैं। अशोक भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैंने यही सवाल अभी जितेंद्र जी से पूछा कि 2-3 महीना 4 महीना पहले तक हमने यही देखा था ना कि इतना सारा एडवर्टीजमेंट दिया जा रहा है अखबार में, और होर्डिंग्स दिल्ली में अगर आप मेट्रो पे चल रहे हैं तो मोदी जी का और योगी जी की मतलब तस्वीर थी। कभी-कभी हमें लगता था कि हम दिल्ली में हैं कि लखनऊ में हैं या कहाँ पे हैं। तो क्या हो गया 3-4 महीने के अंदर में, क्या हो गया कि जो मीडिया की रिपोर्ट आ रही है उसमें लग रहा है कि थोड़ी बीजेपी के अंदर में थोड़ी सी बेचैनी और खलबली है। क्या हुआ सर? हाँ, देखिए होता क्या है कि मीडिया कितना भी पक्षपात कर ले, वो एक वक्त में उसको अपना बिजनेस भी खड़ा करना होता है। चूंकि मीडिया बिजनेस है, मीडिया घराने जो हैं वो बनियों का है, जिन लोगों ने भी अखबारों में चैनलों में पैसा लगा रखा है, तो उनको अपनी कहीं ना कहीं थोड़ी 5% ही मान लें साख भी बचानी होती है। और ऐसे वक्त में जब उनको लगता है कि हाँ अब बाजी उसके हाथ में नहीं जाने वाली जिसका वो सपोर्ट कर रहे थे, तो अपनी साख बचाने के लिए आखिरी वक्त में वो थोड़ा सा खुल के नहीं कहते हैं कि पार्टी सत्ता में नहीं आ रही, थोड़ा सा अपनी साख बचाने के लिए दूसरे दलों को भी समाहित करते हैं कि हाँ ये भी मैदान में है और ये भी जीत सकते हैं या फिर बाजी पलट सकती है। तो ये पूरा जो गणित है उसको आप बिजनेस के तरीके से देख सकते हैं। और एक का जो सर ने कहा, जितेंद्र सर ने, उसमें मैं पिछले दिनों में मैं यात्रा कर रहा था ट्रेन में, तो एक अधिकारी था और वो सवर्ण समाज के व्यक्ति थे। चूंकि वो पुलिस में थे तो उनका नेम प्लेट भी लिखा हुआ था, बैच लगा हुआ था, और उसने 10 गालियां दी, 10 बुराइयां करी बीजेपी की, लेकिन आखिर में उसने ये कहा कि क्या करें, हम लोगों को अपनी इज्जत भी तो बचानी है ना। तो इज्जत जो बचानी है मतलब उनको सरकार नहीं बनानी, उनको इज्जत बचानी है कि भाई मोदी अगर चले गए, योगी चले गए तो इस समाज की इज्जत चली जाएगी। अशोक मेरी ही बातों को कह रहे थे, और मैं मतलब निश्चित रूप से अशोक का भी इसी तरह का अनुभव होगा और आपका भी इसी तरह का अनुभव होगा कि अब देखिए मतलब आप भी सहमत होंगे कि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारा जो बैकग्राउंड है, हम लोगों का एक जैसा बैकग्राउंड है, तो हमारे जैसे लोग जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो किसी तरह से मैट्रिक पास करने की बात करते हैं कि मैट्रिक पास कर लें, फिर उसके बाद पढ़ते पढ़ते लगता है नहीं मतलब सलाहियत है इनमें तो चलो इंटर करेगा, बीए करेगा। लेकिन इंटर करते करते हम लोगों में ये निर्णय हो गया होता है कि हमको क्लर्क बनना है या मास्टर बनना है या सब इंस्पेक्टर बनना है। आईएएस और सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी और ये सब बनने की बात तो आती ही नहीं है दिमाग में। लेकिन हो ये रहा है, मतलब हुआ ये कि मतलब यूपी गवर्नमेंट में और खास करके इस सरकार में, मतलब मोदी सरकार ने रोजगार के साथ जो छीना झपटी की, रोजगार के साथ जो जिस रूप में रोजगार को रोका, पहले 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल देंगे, तो कुल मिला के अभी 16 करोड़ लोगों को रोजगार दिए जाने की बात है। अभी इसने निर्मला सीतारमन ने अपना जब बजट पेश किया तो उसने कहा 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो कहाँ 16 मतलब 8 साल में 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलनी थी, या साल भर में 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिलनी थी। निर्मला सीतारमन ने 5 साल में आने वाले बजट के 5 साल में बताया कि वो 20 लाख लोगों को रोजगार देंगी। तो रोजगार का जो सवाल है वो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जहां उसने उसको रोक दिया। और दूसरी बात ये हुई कि जो छोटी मोटी नौकरियां मांगने वाले लोग थे, करने वाले लोग थे कि कहीं क्लर्क बन जाएं, कहीं सिपाही बन जाएं, कहीं शिक्षक बन जाएं, उन लोगों की नौकरी जब 69,100 जो वैकेंसी निकली योगी सरकार में, जिसके लिए लोग लगभग 2.5 साल, पौने 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, तो एकाएक इन लोगों को लगा कि यार मतलब 3% ओबीसी को मिला, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को भी के साथ भी ऐसे ही किया। तो जब इस रूप में नौकरी के साथ लूट होने लगी
तब इस समाज को लगा कि यार तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि अंततः आप जब गांव में जाएंगे, और मैं अपने गांव में था अभी, तो बेरोजगारों की एक बड़ी सी फौज खड़ी है। इतना ही नहीं, जो लोग दिल्ली में रोजगार मतलब मजदूरी करते थे या दूसरी जगह मजदूरी करते थे और 7-8 साल उन्होंने मजदूरी की थी, तब उनका जो कुछ सेविंग था तो उन्होंने एक चाय की दुकान खोल रखी है ठेले पर, कुछ और करता है। जो 20-22-25 हजार की नौकरी करते थे उसमें कुछ बचा लिया था उन्होंने, तो उनके पास थोड़ी सी पूंजी थी। थोड़ी सी पूंजी मैंने आज के दिन 1 लाख रुपए भी थोड़ी सी पूंजी ही है। उन्होंने कपड़े की दुकान, बनियान की दुकान खोल रखी है, और मैं कम से कम 7-8 लोगों को ऐसे को जानता हूँ अपने छोटे से बाजार में, जो कोरोना के दौरान वहां से उजड़ के आए और यहाँ पर इस तरह का काम कर रहे हैं। हमारे गांव में बेरोजगारी का आलम भयानक है, और यही आलम यूपी में है। तो इसलिए बार बार हिंदुत्व की तरफ वो ले जाना चाह रही है बीजेपी, कि हम हिंदुत्व पर बात करें। और जमीनी हकीकत यह है कि वहां रोजगार का संकट इतना ज्यादा है, पशु इस रूप में लोगों के खेतों को चर रहा है या बिक नहीं रहे थे पाले। तो मैं इसी प्रोग्राम में और कुछ और जगह भी मैंने लिखा भी था, मैंने बताया भी था कि बिहार और यूपी में ये जो पशु है वो दलित और पिछड़ों के लिए लाइफलाइन है। एक गाय पालती है महिलाएं, और उनके पति कहीं बाहर कमा रहे हैं, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, उससे वो 30-40 रुपया हर दिन कमाती है, उससे गोबर तैयार होता है, उसका बच्चों को दूध पिलाती है, वही 30-40 रुपए का दूध बेच लेती है। आपने गाय को पर प्रतिबंध ऑलमोस्ट लगा दिया कि आप बेच नहीं सकते, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरह वो, तो ये समस्या जो है वो है। इसलिए बार बार वो हिंदुत्व की तरफ ले जाना चाहते हैं। हाँ, बीजेपी की ये सफलता है कि पिछले 10 वर्षों में, 12 वर्षों में उन्होंने पूरे उत्तर भारतीय समाज को, दलितों को, ओबीसी को हिंदू बना दिया है। ये तो उनकी सफलता है। हर एक जाति में जिस जाति व्यवस्था का, हिंदुत्व का सबसे ज्यादा शोषण दलितों का हुआ, अति पिछड़ी जातियों का हुआ, वो भी अपने को हिंदू कह के गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उनको भी हिंदू होने में मजा आ रहा है। तो अशोक भाई, आप बताइए कि जहां एक तरफ जितेंद्र जी कह रहे थे कि देश के अंदर में और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी फौज जमा हो गई है, और दूसरी तरफ वो असली मुद्दे से भागने के लिए हिंदुत्व का नाम ले रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि हिंदुत्व का नाम लेके जो खाली पेट है या जिनको इज्जत नहीं मिली है, क्या वो उनके झांसे में आएंगे? हाँ, मैंने जो ग्राउंड पे देखा, चूंकि इस चुनाव में मैं लोगों के बीच में गया लगातार, और उसमें जो हिंदुत्व का एजेंडा, जैसे जितेंद्र सर कह रहे थे, वो निश्चित तौर पे वो मुद्दा है। लोग कन्विंस है कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर। जैसे मुझसे कई लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि हाँ, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, खुल के, कि हम हिंदू राष्ट्र के लिए वोट देंगे, है ना, हम कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, हम योगी जी को वोट देंगे, हम मोदी जी को वोट देंगे। कोविड की बात मैंने की, बेरोजगारी की बात की, तो बेरोजगारी पे उनका कहना था कि बेरोजगारी है तो क्या हुआ, ये इसकी वजह कोविड है। जिस कोविड को तमाम विपक्षी दल यह मान के चल रहे थे कि जब चुनाव आएगा, या फिर तमाम जो समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, ये मान के चल रहे थे कि जब चुनाव आएगा तो उस वक्त में कोविड एक मुद्दा बनेगा, और कोविड के दौरान जिस तरीके से गंगा में लाशें तैरती हुई मिली वो मुद्दा बनेगा, या फिर जिस तरीके से सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो मुद्दा बनेगा। उसकी कहीं बात नहीं हो रही है, कोई इस पे सवाल नहीं कह रहा है। आप लोगों से जब मैंने ये पूछा कि बेरोजगारी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो कोविड की वजह से है, 2 साल तो कोई काम ही नहीं हो पाया। अब मैंने पूछा कि नौकरियां, तो जो खास, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो अपर कास्ट के लोग हैं, उनका कहना था कि नौकरियां सिर्फ सरकारी नौकरी थोड़ी होती है। तो इन लोगों के पेट कहीं ना कहीं भरे हुए हैं, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है। तो इनको जैसे मैंने पहला कि इनको साख बचानी है, इज्जत बचानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में जब भी चुनाव होता है तो जाति और धर्म का चुनाव बन जाता है ना। पिछले दिनों एक बयान आया था एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का, जो डुमरियागंज से आई थिंक में चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्होंने, उनका स्टेटमेंट आपने भी देखा होगा कि जो लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे उनके अंदर मियाँ का खून है। अब बताइए, इस तरीके के जब स्टेटमेंट आने लगे तो देश कहाँ है, देश के लोग कहाँ है ना। तो चुनाव का मुद्दा ही वो हिंदुत्व, मतलब कुल मिला के जाति और धर्म का ही चुनाव है। मुद्दे एक तरीके से कहने को कहे जा रहे हैं क्योंकि वो कहना जरूरी है, लेकिन राजनीतिक दल बिल्कुल भी मुद्दों पे चुनाव लड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी।
और जो आपने पूछा कि जिनके पेट भूखे, जो गरीब तबका है, उनकी क्या स्थिति है, वो रोजगार चाहता है। देखिए, इस बीच में कई बातें ऐसी भी आई, कई वीडियोस ऐसे भी देखने को मिले, और हम लोग भी जब अलग अलग लोगों के, अलग अलग जातियों के मोहल्लों में जब जाते हैं, तो लोगों का नजरिया बदलता हुआ दिखता है। वो मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें, हाँ, बेरोजगारी पे वोट करेंगे, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, है ना, हमें अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। तो मुद्दे सबके लिए अलग अलग हैं। जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा तबका है, जो वंचित समाज है, उसके लिए रोटी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से धर्म की राजनीति को टीवी के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने, टीवी और मोबाइल के जरिए सबके दिलों में बैठा दिया है, दिमाग में बैठा दिया है, वो लोगों को भटकाती हुई दिख रही है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं जोड़ूंगा अभय जी, कि इस बीच में जब डिजिटल प्रचार का दौर चल रहा है, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग भी, जो यूट्यूबर्स हैं, जो जो वंचित तबकों की बातें करते हैं, उनके वीडियो जब भी चलते हैं, तो वहां पे सबसे पहले जो विज्ञापन आ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का विज्ञापन आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है कि किस यूट्यूब चैनल को, जो अच्छे यूट्यूब चैनल है, जिनके अच्छे व्यूअर्स हैं, अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उसको कौन लोग देख रहे हैं। तो जो दलितों और शोषितों द्वारा चलाए जा रहे यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। आपने कहा कि ऊंची जाति के जो लोग हैं उनके बीच में अभी भी इस तरह की फीलिंग्स है कि ठीक है, समस्याएं आर्थिक या सामाजिक हो, लेकिन हमें आखिर में अपनी इज्जत के लिए हिंदुत्व का ही एजेंडा को पकड़ना है। जी। तो अपर कास्ट के लोग भारत के समाज में वो एलीट माइनॉरिटी हैं, उनकी आबादी 10% या 15% से ज्यादा नहीं है। जो हम्म। अहम जो तबका है जिसका वोट रियली मैटर करता है, वो पिछड़ा समाज या दलित समाज है। हम्म। उनके बीच में जिस तरह का गुस्सा सब सत्ता परिवर्तन के लिए होना चाहिए, क्या उस तरह की लहर, उस तरह का गुस्सा आप देख पा रहे हैं, या और विपक्षी पार्टियों को काम करने की जरूरत है? विपक्षी पार्टियों को निश्चित तौर पे और काम करने की जरूरत है ना, क्योंकि जब देखिए, यहाँ पे कोई भी चुनाव होता है, तो सबसे बड़ा फैक्टर अपर कास्ट और दलित के अलावा ओबीसी होता है, क्योंकि ओबीसी सबसे बड़ी आबादी होती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप देखेंगे तो जातियों के गठबंधन का चुनाव है। जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा चेहरे हैं, जातियों वाले चेहरे, उस तरीके से आप वोटों का समीकरण देख सकते हैं। जैसे जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान, या फिर और भी तमाम लोग, ओम प्रकाश राजभर, ये लोग जैसे ही सपा में आते हैं, अचानक से सपा का पलड़ा भारी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये देखना होगा कि जिन जातियों के अपने राष्ट्रीय नेता नहीं है, राष्ट्रीय चेहरे नहीं है, जिनकी आबादी प्रदेश में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख है, जो छोटी छोटी, जिनको कोई टारगेट भी नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी के निशाने पे यही जातियां हैं। और सबसे बड़ा एक फैक्टर उनका रहेगा इस पूरे चुनाव में। तो ये बात तो बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट भी लिख रहे हैं जी। कि जो भी मायावती जी की पार्टी हो या अखिलेश जी की पार्टी हो, एक ज़माने में भले छोटी जातियाँ उनके साथ जुड़ी हुई हों, लेकिन अब उतनी छोटी जातियाँ जुड़ी नहीं हुई हैं। तो इस तरफ क्यों नहीं काम हो रहा है कि एक सवर्ण जाति, ये सवर्ण की जो पार्टी है, वो छोटी-छोटी जातियों को अपनी तरफ जोड़ पा रही है, लेकिन जो लोग शोषित हैं, वो लोग अपने ही समाज की जो छोटे संख्या में जो लोग हैं, उनको नहीं जोड़ पाते, उस तरह से उनको रिप्रेजेंटेशन और सम्मान नहीं दे पाते हैं। तो क्या ये कमी खुद की नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल कमी है, बिल्कुल कमी है। और इस पे जो भी लोग जो बहुजन राजनीति करते हैं, उनको इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी कमी है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए जोड़ पा रही है, क्योंकि वो धर्म की जब राजनीति होती है, एक्चुअली देखिए, मतलब कहीं ना कहीं घूम फिर के जो भारतीय राजनीति है और चुनाव है, जातियों पे बात आ ही जाती है। आप कितना ही मुद्दों की बात करें, तो जाति और धर्म की बात आ जाती है। तो जो हिंदुत्व का मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का, वो एक दिन का मुद्दा नहीं है। सालों तक इसने उस पे काम किया है, मुद्दे पे। और धीरे 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 जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ बात की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं छोटी जातियां भी कन्विंस है। कई छोटी जातियां ऐसी भी हैं जिनको लगता है कि नहीं, बात तो ठीक हो रही है, मुसलमानों को रुकना जरूरी। जब मैंने ये पूछा कि भाई, मुसलमानों से क्या खतरा है ना, तो वो वही बातें बताते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता टीवी पे बोलते हैं या फिर सभाओं में बोलते हैं।
तो ये एक चिंता की बात है। और सपा और बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियां जो हैं इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, उनको गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब तक इस तरीके से वो सोचेंगी नहीं और उन जातियों पे, और जातियों की बात हटाइए, जो भी निडी लोग हैं, है ना, जिन तक चीजें नहीं पहुंची, जिन तक रोजगार नहीं पहुंचा, जिन तक शिक्षा नहीं पहुंची, जिनके घरों तक सड़कें नहीं पहुंची, है ना, उन लोगों को समझाने की जरूरत है, उनके बीच में बहुत गंभीरता से काम करने की जरूरत है। खामी तो है ये। जितेंद्र जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आप ही से सवाल पूछना चाहता हूं। जहां तक हम लोगों के डिस्कशन से बात आ रही है और हमारी समझदारी भी यही है कि बीजेपी की कामयाबी के पीछे कम से कम उनके पास दो हथियार है, बड़े हथियार है। एक कि किसी भी ओबीसी को, जो ओबीसी समाज से जो भी बड़ा लीडरशिप निकलता है, उसमें वो क्या करते हैं, उसमें वो डिवीजन करने की कोशिश करते हैं, मतलब यादव वर्सेस नॉन यादव। और मुझे याद है कि कुछ दिन पहले मैं दिल्ली स्टेशन से आ रहा था जेएनयू की तरफ, एक ऑटो में बैठा और कोई साहब ऑटो चलाने वाले थे, और मैंने उनकी जब कास्ट पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं चौरसिया कास्ट से हूं। मैंने कहा आपने किसको वोट दिया? अखिलेश जी को वोट दिया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अखिलेश जी नहीं करते हैं, वोट नहीं दिया क्योंकि वो गुंडागर्दी हो जाती है, मतलब अखिलेश जी जब आते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप फूल छाप को वोट देते हैं तो वहां गुंडागर्दी नहीं होती है क्या? तो वो कह रहे हैं कि होती है। तो मतलब मैंने पूछा कौन लोग गुंडागर्दी करते हैं? तो वो कोई तो जात करता होगा, उसमें उसका नाम बताइए। उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो मुझे उनकी बात सोच के ये लगा कि जो लार्जर नैरेटिव जो चलता है कि यादव ही गुंडागर्दी करता है, तो जो ओबीसी की भी छोटी छोटी जातियां वही बात वो भी सोचने लगती हैं। यही बात अगर आप बीएसपी को लेके देख लीजिए तो वहां भी कहा जाता है कि एक दलित समाज के अंदर में एक जो बड़ी जाति है वही सारा मलाई खा रही है और बाकी दलित जातियों को कुछ नहीं मिलता है। तो यही डिवीजन उन्होंने किया है। आप बिहार में भी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं कि पिछड़ों की यूनिटी को तोड़ा और मुसलमानों का भूत, जैसे कि अशोक भाई कह रहे थे कि टीवी पे मुसलमान के खिलाफ जो नेता जो बोलते हैं, बीजेपी के जो नेता बोलते हैं, उसी को लोग अनकॉन्शियसली सोच लेते हैं। मतलब जो मार्क्स भी कह रहे हैं कि जो वो रूलिंग क्लास अपनी समझ बनाने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये सचमुच में ऐसा है कि नहीं है। जी जी जी, वही मार्क्स जितेंद्र जी कह रहे हैं कि जो शासक वर्ग का जो आइडियाज होता है उसी विचार को शोषित वर्ग भी अपना विचार मान लेता है और उसी मुताबिक उसको मतलब वो तोते की तरह रखना शुरू कर देता है। तो ये दो मुझे लगता है कि मेन कंट्राडिक्शंस है। अगर हम लोगों को सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ना है तो क्या रास्ता आप हो सकता है इसके पीछे कि एक पिछड़ों के बीच में और दलितों के बीच में यूनिटी भी हो और जो एंटी मुस्लिम कार्ड जो है वो न चल पाए। सर नहीं नहीं, वो बात सही कह रहे हैं, लेकिन वो कंट्राडिक्शन नहीं है, एक्चुअली वो विजन की कमी है। पूरा का पूरा दलित ओबीसी लीडरशिप जो है बैंक करप्ट है, ठीक है। और बैंक करप्ट इस रूप में देखिए कि बाबा साहब ने जब राजनीति शुरू की तो बाबा साहब सिर्फ राजनीति नहीं करते थे, बाबा साहब सामाजिक परिवर्तन के लिए भी काम करते थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 5-6 अखबार और मैगजीन निकाले। बाबा साहब की जो सबसे बड़ी अनुयायी हैं बहन जी, आज तक आप याद करिए कि उन्होंने एक पेज का कोई पर्चा निकाला हो जो उनके अपने कैडर को संबोधित कर पाए। राम मनोहर लोहिया ने अखबार निकाली, मुलायम सिंह, लालू यादव और जो उनके अनुयायी हैं उनसे पूछ लीजिए, उन्होंने एक राजस्व ने तो एक महीना मंथली प्रेम कुमारी मनी जी के नेतृत्व में अभी 3-4 महीने से उन्होंने निकालना शुरू किया है। एक मीडिया हाउस नहीं है, इन लोगों ने एक थिंक टैंक नहीं बनाया जहां दलित बहुजन अपनी बात समझ पाए, सोच पाए, इस पर बहस करे कि क्या हो रहा है समाज में। आप देख लें कि कुछ संस्थान कांग्रेस पार्टियों ने बनाई, लेफ्ट वाले विचित्र तरह से बैंक करप्सी में फंसे, लेकिन सबसे ज्यादा थिंक टैंक, सबसे ज्यादा संस्थान इस देश में आरएसएस ने बनाए। हर घर में घुसा हुआ है वो। एक भी मीडिया हाउस नहीं है, मतलब एक यूट्यूब चैनल नहीं है इनके पास जहां से वो अपने कैडर को बता पाए, ये पार्टियां मतलब गोबरपट्टी की पार्टियां, कि हमको क्या कहना है। अपने कैडर को ये मैसेज नहीं दे पाती है कि उनका पोजीशन क्या है सेकुलरिज्म पर, सोशल जस्टिस पर, या मतलब किसी भी चीज पर उनका कोई नहीं है। अब आप जानते हैं कि जो मीडिया है वो पूरी तरह से उसके साथ है, रूलिंग पार्टी बीजेपी के साथ,
लेकिन आपको इस देश के स्ट्रक्चरल को भी स्ट्रक्चरल जो लूप होल्स हैं उसको समझना पड़ेगा, या स्ट्रॉन्ग जो चीज है उसको समझना पड़ेगा। इस देश में ब्राह्मणवादी ताकतें हमेशा पैरेलल काम करती हैं। पहले कांग्रेस ब्राह्मणवादी पार्टी थी, और जब वो कमजोर होने लगी तो बीजेपी ब्राह्मणवादी पार्टी इतना स्ट्रांग होके आ गई कि कांग्रेस हो या ना हो, अब किसी को ब्राह्मणवाद के लिए दूसरे पार्टी की जरूरत नहीं है। दूसरी दिक्कत है कि समाजवादी पार्टी हो, मायावती हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, सपा हो, राष्ट्रीय लोक जनता दल हो, लगेगा आपको कि नेतृत्व जो है वो दलित और बहुजन के हाथ में है। अखिलेश यादव है नेतृत्व में, या बहन जी है नेतृत्व में, या लालू यादव या तेजस्वी यादव है नेतृत्व में, लेकिन उनके इर्द गिर्द सारे के सारे सवर्ण हैं। तो निर्णय वहां से होता है, वो सवर्ण लेते हैं उनका निर्णय। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये तीनों पार्टियां, सपा, बसपा और राजद, या नीतीश की जेडीयू, ये दलित बहुजन की पार्टियां हैं। उन पार्टियों में, और वो दलित बहुजन की जो पार्टियां हैं उनमें मूलतः किसान और मजदूर हैं, कुछ थोड़े से नौकरी पेशा लोग हैं, लेकिन उनमें से किसी भी पार्टी के पास किसान मोर्चा नहीं है, मजदूर मोर्चा नहीं है। अब बहन जी को क्या पता कि किसानों की क्या मजबूरी है? इनको तेजस्वी यादव को क्या पता कि किसानों की क्या मजबूरी है? रिक्शा वाला, मतलब कोई मोर्चा नहीं है उनके पास, कोई बात कहने के लिए एक नेतृत्व तक वो बात पहुंचे। तेजस्वी यादव तय कर लेंगे कि मजदूरों की क्या समस्या है, अखिलेश यादव तय कर लेंगे मजदूरों की क्या समस्या है, या नीतीश कुमार तय कर लेंगे कि किसानों की क्या समस्या है। आप देखेंगे कि इनमें से कोई किसान नहीं है आज के दिन, लेकिन कोई मोर्चा नहीं है तो बात ही नहीं वहां करने वाले। कोई थिंक टैंक नहीं उस पार्टी के पास। अब सामाजिक न्याय की सरकार है पिछले 30 वर्षों से बिहार में। इंटरेस्टिंग, आपने पता नहीं आपका ऑब्जर्वेशन है या नहीं, 16 में से 14 राज्यसभा का सीट अभी भरा हुआ है। किंग महेंद्र मर गए और शरद यादव वाले सीट पर डिस्प्यूट चल रहा है। इन 14 में से 12 सवर्ण है सामाजिक न्याय की सरकार, और 12 नहीं, उसको मैं 13 कहता हूं, क्योंकि मीसा भारती को आप ओबीसी में मत गिनिए, वो लालू यादव की बेटी है, और एक रामनाथ ठाकुर जेडीयू की तरफ से। तो जहां सामाजिक न्याय की सरकार है वहां 14 में से 12 सवर्ण है या 13 सवर्ण है। किस तरह की सामाजिक न्याय और थिंक टैंक, मतलब ये पार्टियां सवर्णों के सामने कितनी नतमस्तक हो गई हैं, इसका आप अंदाजा लगाइए, आपको तब पता चलेगा। अशोक भाई, अब हम इस डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहेंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा कि क्या लग रहा है, हम तो कोई प्रेडिक्शन में यकीन नहीं रखते हैं, लोगों ने क्या फैसला दिया है वो तो 10 तारीख को, 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो काफी अहम है। 80 सीट है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑल्सो आबादी के लिहाज से। और सरकार दिल्ली में नहीं बन सकती है अगर उत्तर प्रदेश में वो बिल्कुल ही कमजोर हो जाए तो ये उत्तर प्रदेश में किस तरह की हवा बह रही है? क्या आप पूरी उम्मीद हैं कि आने वाला जो दौर होगा वो न्याय का दौर होगा, और जो एक सवर्ण वर्चस्व जो है या फिर जो धार्मिक जो कट्टरता है उससे अब हमें मुक्ति मिलेगी? कुछ आपको कुछ उम्मीद दिख रही है क्या 10 तारीख के दिन? हाँ, बिल्कुल उम्मीद दिख रही है, और इसकी वजह आप अमित शाह के बयानों में टटोल सकते हैं जो अभी हाल ही में उन्होंने दिया बस बहुजन समाज पार्टी को लेके। वह बयान कहीं ना कहीं यह दिखा रहा है कि असल में हो क्या रहा है, कि जैसे एक मैं ये नहीं कहूंगा किसका वोट किसको जा रहा है, लेकिन एक मोटा मोटी ये लग रहा है कि तमाम मुस्लिम, तमाम यादव और तमाम और जातियां सपा के साथ जा रही हैं। अब ऐसे में अगर सारे वोट सपा को जा रहे हैं भाजपा की नजर में, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। इसीलिए वो, अब देखिए, ये दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यह बता रही है कि बहुजन समाज पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी मजबूत है, इसलिए उसको भी वोट दीजिए। ये मतलब बड़ा रोचक स्टेटमेंट था जिस तरीके से दिया गया। और इस बयान में आप उत्तर प्रदेश के, चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव अब 2-3 चरण बचा हुआ है बस, तो इस बयान में आप
चूंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, चीजों को पकड़ते हैं, तो इस बयान में समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर मुश्किल में है। अब सामाजिक न्याय की सरकार कैसे बनेगी, संभव है कि हंग असेंबली भी हो सकती है, त्रिशंकु विधानसभा भी हो सकती है, क्योंकि भले ही कोई बहुजन समाज पार्टी को कितना भी कमजोर बताए, देखिए बहुजन समाज पार्टी ने लास्ट मोमेंट में कुछ काम ऐसे किए कि तमाम जो सपा और भाजपा से निकले हुए नेता थे आखिरी वक्त में, जिनको टिकट नहीं मिला, और जिन नेताओं का अपना एक साख है अपने क्षेत्र में, अपने वोट हैं, जैसे तमाम नेता ऐसे होते हैं जिनका 25, 30, 40 हजार वोट होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे, ऐसे तमाम नेता बहुजन समाज पार्टी में आए, बहुजन समाज पार्टी ने उनको टिकट दिया है ना। एक तो ये चीज है, उसका फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि 2017 के चुनाव के जब हम आंकड़े देखते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी भले ही सीटों के मामले में बहुत पीछे थी, लेकिन वोट परसेंटेज के मामले में वो बहुत ज्यादा फासला नहीं था उसका, खास तौर पे समाजवादी पार्टी से। और उसको हर समाज का, हर वर्ग का वोट मिला था, जो सीएसडीएस के आंकड़े बताते हैं। तो ऐसे में जो मजबूत कैंडिडेट हैं जहां पे बहुजन समाज पार्टी का, वो निश्चित तौर पर बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। और अगर ऐसा होता है, बहुजन समाज पार्टी मजबूती से निकलती है, तो त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है। और उस वक्त में देखना होगा कि कौन किसके साथ खड़ा होता है। मतलब मैं इससे इनकार नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये भी नहीं देख रहा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बन जाएगी या फिर सपा की ही सरकार बन जाएगी। एक तीसरा पहलू ये भी हो सकता है। जितेंद्र सर, आपका दिल क्या कहता है? देखिए, मैं अशोक की बात से यहाँ असहमत हूँ। मुझे ये लगता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये अलग सवाल है, लेकिन परिणाम इस बार यूपी के बंगाल के चुनाव की तरह होगा। या तो सपा को स्पष्ट बहुमत होगी या बस बीजेपी को स्पष्ट बहुमत होगी। बीच में जैसे कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां खत्म हो गई थी, क्योंकि इतना शार्प ध्रुवीकरण हुआ है इस बार। और बीजेपी की सबसे बड़ी छटपटाहट यह है कि हिंदुत्व के नाम पर वो वोट नहीं मांग पाया। ये जो कर्नाटक का जो मामला चल रहा था हिजाब का, वो वर्स्ट अटेम्प्ट था उसका बीजेपी का, कि किसी तरह से फिर से वहां पर ले जाया जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने बहुत मदद की उनकी शुरू में बीजेपी की, क्योंकि आप देखेंगे कि उन्होंने रोक लगा दिया कि रैलियां नहीं होंगी। तो इससे बीजेपी को एक नुकसान और एक फायदा हुआ, क्योंकि चुनाव आयोग और बीजेपी वालों का शायद ये सोचना रहा होगा कि टेक्नोलॉजी उनके पास है, उनके पास रिसोर्सेस है, उनके पास स्मार्टफोन है, तो सबसे ज्यादा वो पहुंचेंगे जनता के बीच। लेकिन दिक्कत बीजेपी के साथ ये हुई कि कंटेंट वही 8 साल से चल रहे थे, पुराना कंटेंट था जिस पर वो लोगों को पोलराइज नहीं कर पा रहे थे। तो जब तक ये बात समझ में आई तो इलेक्शन कमीशन ने उससे बैन हटा दिया। इसका नुकसान ये हुआ कि अब ध्रुवीकरण करने की क्षमता प्रधानमंत्री की और अमित शाह जैसे लोगों की बहुत ज्यादा है, लेकिन भीड़ जो कम हो रही है वो ध्रुवीकरण को होने नहीं दे रहा है। इसका एक बीजेपी चुनाव आयोग ने जो देर की उसको रैली करने से रोक दिया, उसका एक पॉजिटिव परिणाम ये हुआ भाजपाइयों के लिए कि जनता, अखिलेश की जो रैली हो रही थी लाखों की, और उससे जो उत्साहित होकर जनता उनके उम्मीदवारों को, बीजेपी के उम्मीदवारों को दौड़ा रही थी क्षेत्र में, वो रुक गया और एक माहौल नहीं बना उसके खिलाफ इस तरह से। लेकिन अब फिर से भीड़ जिस रूप में जुट रही है और उनकी भीड़ कम हो रही है, वो बीजेपी के लिए है अभी भी चिंता का। पोलराइजेशन नहीं हो रहा है। और मैं निजी तौर पर मैं चाहता हूं कि ये परिवर्तन हो इसमें, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं होगा, अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है, तो ये मोटा मोटी क्लियर है कि बीजेपी को किसी चीज की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व तो उसका है, ना दलित की चिंता होगी, मुसलमानों को तो ऐसे ही ठेंगे पर रखे हुआ, मुसलमान तो ऐसे ही उनके लिए सेकंड ग्रेड सिटीजन है, थर्ड ग्रेड सिटीजन है, तब उनको ओबीसी की भी जरूरत नहीं है, दलितों की भी जरूरत नहीं है। वो हिंदू राष्ट्र जो अभी सिर्फ दिख रहा है वो वास्तविक रूप ले लेगा। इसलिए मैं परिवर्तन के पक्ष में हूँ। मुझे लगता है कि परिवर्तन होगा, लेकिन अगर परिवर्तन होगा भी तो सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही होगा,
अखिलेश के पास कितने हैं और कितना वो इम्प्लीमेंट करेगा। हालांकि मैनिफेस्टो में उसने काफी कुछ कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को देखेंगे वो, लेकिन आप पुरानी चीजों को देखें तो एक चीज मुझे बड़ा मंडल के बाद की राजनीति को अगर आप देखें तो थोड़ा सा ये हुआ ना कि मैं कहता भी हूँ कि जब आप परीक्षा हॉल में घुसे तो पता चला कि आपका सिलेबस बदल गया था। तो जब मंडल की राजनीति शुरू हुई, लालू यादव, मुलायम सिंह, बहन जी लोग सत्ता के करीब आए और सत्ता में आए, तब तक ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया था, लिबरलाइजेशन शुरू हो गया था। तो उनको पता ही नहीं चला कि बेसिक चीजें जो थी उनके समाज के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, उसको कैसे बचाया जाए। वो ब्यूरोक्रेट्स पर रह गए और ब्यूरोक्रेट्स ने लिबरलाइजेशन के इस पूरे फॉर्मूले को एक्सेप्ट करके पूरे देश को, इस सिस्टम को ही कोलैप्स करा दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य को खत्म करा दिया। आप यकीन मानिए कि अगर वो शिक्षा और स्वास्थ्य ना होता, अगर फ्री ना होता, जहां जहां मैं पढ़ा हूं, जिस तरह के लगभग श्रेष्ठ संस्थानों में मैं पढ़ा, इसका एकमात्र कारण ये रहा कि वो सरकारी इंस्टीट्यूशन बचे हुए थे। आज के दिन कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूशन जहां जहां मैं पढ़ा हूं, जेएनयू आईएमसी को छोड़ के कोई नहीं बचा हुआ है। मैं अपने बच्चों को उसी स्कूल में, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहूंगा जहां मैं पढ़ा था, या उसी हॉस्पिटल में अपने बच्चों का इलाज कराने नहीं ले जाऊंगा जहां मैं थ्रू आउट इलाज करवाया हूं बिहार में। तो इन दोनों बेसिक चीजों को, शिक्षा और स्वास्थ्य को फिर से बेहतर करना होगा, वो हर एक आदमी के लिए उसको उपलब्ध कराना होगा। दिक्कत यह है कि ये अपेक्षा है मेरी, सदिच्छा है कि ऐसा हो। तो अगर परिवर्तन होगा तो किस तरह का, सत्ता परिवर्तन तो भले ही हो जाए, लेकिन व्यवस्था में कितना परिवर्तन होगा इस पर मुझे डाउट है। शुक्रिया जितेंद्र जी और अशोक भाई। हम लोग साथियों बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन 2022 की, और आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शंस जो है वो राजनीति, भारत की जो राजनीति है उसको एक इन्फ्लुएंस करेगा, उसको एक मोड़ देगा। और हमारी बातों से जो भी हमारे गेस्ट थे जितेंद्र जी या अशोक जी, उनकी बातों से यही लगा कि जो हिंदुत्व का जो खेल है उसको जनता कुछ हद तक समझ रही है और उनके पास कोई नए मुद्दे नहीं है। और जितेंद्र जी ने तो साफ तौर से कह दिया कि कुछ ना कुछ परिवर्तन की उनको उम्मीद है, लेकिन उस परिवर्तन के साथ जो सामाजिक न्याय की जो पार्टियां आएंगी उनको स्वास्थ्य और शिक्षा और जो अहम मसाइल हैं, खासकर मीडिया और रिसर्च, इन चीजों को भी लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके सही मामलों में जो सामाजिक न्याय का जो गोल है उसको हम अचीव कर पाएंगे। सर थैंक यू वेरी मच, जितेंद्र सर और अशोक भाई बात करने के लिए। आपका भी अशोक जी और अभय जी बहुत बहुत शुक्रिया कि हम मिले यहाँ।